नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जाना माना नाम रंगमंच का, बेहतरीन रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक, टेलीविजन सिनेमा से जिनका गहरा नाता रहा है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मल्टी टैलेंटेड वैभांशु वैभव जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार काजल जी, मैं रूबरू थिएटर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया गया। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप रूबरू के मंच पर आए, और दिस इज प्रिविलेज फॉर अस कि आप हमारे इस मंच पर आए हैं। और जैसा कि मैंने अक्सर हम अपने हर शो में कहते हैं कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि जो यंग आजकल के माहौल को देखते हुए जो यंग परफॉर्मर्स हैं, जो जितनी भी सेलिब्रिटी साथ होती हैं, उनका जो लाइफ की इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी होती है, हम उनसे शेयर करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी जो सफर रहा है आपका, तो वो सफर आपका जो कला के क्षेत्र में सफर रहा है, मैं चाहूंगी वो आप हमसे साझा। काजल जी, मेरी शुरुआत मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पैदा हुआ और वहीं के लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक कला के बीच में पला पुसा। वहाँ के तीज त्योहार, वहाँ की गायकी, धोबी गीत, कहारों के गीत, शादी ब्याह में बन्ना बन्नी के गीत। और उन दिनों तो बचपन मैं 60s की बात कर रहा हूँ, 60s 70s की। तो उन दोनों घर में ही आटा भी पीसा जाता था, तो आटा पीसते हुए सब मेरी दादियाँ, बड़ी माएँ सब मिल के काम किया करती थी। तो एक उस तरह का रिचुअल जो लोक गीतों का और लोक नाट्य का, और वहाँ शादियों में पूरा एक तरह का प्रहसन और नाटक की तरह ना पूरा परफॉर्मेंस हुआ करता था। जैसे बारात चली जाती थी तो औरतें पूरे वो रत जगा करती थी रात में, तो पूरा मतलब एक तरह का स्वांग रचती थी वो लोग। और क्योंकि मर्द सब बारात में चले जाते थे, औरतें जाया नहीं करती थी, तो उन मर्दों के कपड़े जो होते थे वो पहन के ना पूरा, मतलब कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई पति बन के, मतलब पूरा। और हम बच्चे होते थे तो हम जैसे कि छोटे हैं तो हमको नहीं ले गए बारात में कि वहां दिक्कत होगी, या तो हम उस प्रहसन को पूरी पूरी रात देखते थे। और उसके पीछे का तात्पर्य यही था कि सारे मर्द जा चुके हैं, तो ऐसे में कोई किसी तरह की चोरी चकारी ना हो, तो ये लोग रात भर जगेंगी औरतें। तो उस तरह से वो अपना मनोरंजन भी कर रही हैं, और उस जो कुछ इच्छाएं उनकी, जो उन वो समय ऐसा था, बिल्कुल विपरीत था। बिल्कुल आज तो हम मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बातें कर रहे हैं और इतना सहभागिता हो रही है, बराबर का दर्जा मिल रहा है, लेकिन वो जमाना थोड़ा सा विपरीत था। तो ऐसे में वो लोग किस तरह से ना, उनकी जो दमित इच्छाएं उस तरह से थी, या उनका जो दमन उस तरह से हो रहा था, उनको जो अभिव्यक्ति के उस तरह के अधिकार नहीं मिले थे, तो वो अभिव्यक्ति भी वहां जाहिर हुआ करती थी। तो वो एक तरह का बहुत ही मतलब और सिलसिलेवार ढंग से उन चीजों को देखना। और उन दिनों वहीं गांव में नौटंकियां आया करती थी। हमारे यूपी का बहुत बड़ा फोक फॉर्म है, तो आज बिल्कुल विलुप्त के कगार पे है। तो उन सब का इतना असर मुझ पे हुआ कि फिर यही लगता था कि मैं ऐसे ही कोई लोक गायक बन जाऊं, लोक कलाकार बन जाऊं, मैं भी ऐसे नाचूं, मैं भी। और लेकिन जमाना बिल्कुल उन दिनों पढ़ाई पे बहुत जोर था, इन सब चीजों को लेके तो एक तरह सा मतलब लोगों के दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात भी नहीं हो सकती थी कि कला भी कोई एक क्षेत्र है, या इसमें भी कोई काम किया जा सकता है, या इसमें भी अपने बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। खेल में भले थोड़ा बहुत लोग प्रोत्साहित किया करते थे पेरेंट्स, लेकिन कला मतलब अभिनय, रंगमंच और इन सब में तो बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ, मतलब आप बिल्कुल लड़ झगड़ के अगर निकल रहे हैं तभी आप कुछ कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे सयाना होता गया, फिर वो रुझान बढ़ती चली गई, स्कूल में अपने नाटकों में पार्ट लेना, और धीरे धीरे ये चीजें इतनी रच बस गई कि लगा कि नहीं, इसमें ही मुझे अब आगे जाना है। और साहित्य पढ़ने का बड़ा शौक था, तो उसमें ये दिमाग में बात बिल्कुल घर कर गई थी कि लीक तोड़ के चलना है, लीक पे नहीं चलना है। जो परिपाटी चली आ रही थी उसके विपरीत जाना है, उसी में हासिल करना, उसमें जो भी संघर्ष होगा, मेहनत होगी, वो हम अपने दम पे झेल लेंगे। लेकिन मुझे उस परंपरागत रीति रिवाज पे नहीं चलना है कि मतलब, जबकि ब्यूरोक्रेट्स थे हमारे परिवार में लोग, लेकिन मैंने सबसे लड़ झगड़ के और अपनी शर्तों पे और कला के क्षेत्र में ही कुछ नाम कमाने के लिए
बिल्कुल एक तरह से, और वो वही था जो आज भी हम लोगों बच्चों से, अपने नई पीढ़ी के लोगों को कहते हैं कि इसमें वो हौसला आपका वो बरकरार रहना चाहिए कि कहते हैं ना, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो क्या बात, तो क्या वो बात। ना बिल्कुल वैसे ही था। तो आज तो मुझे खुशी होती कि माँ बाप अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के आते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को एक्टिंग सीखनी है, या वर्कशॉप में डाल दीजिए, या ड्रामा स्कूल में डाल दीजिए, या फिल्म या मीडिया में बच्चों लेके लोग आते हैं। लेकिन वो जमाना तो मतलब बहुत ही कठिन था। मतलब बाहर की लड़ाई तो अलग थी, आपको अंदर भी अपने घर परिवार से, अपने बिरादरी से भी लड़ना था। तो हमने वो दोहरी लड़ाई लड़ी है अपने आप को। क्या बात, क्या बात। और फिर आपका इलाहाबाद से लखनऊ का सफर, लखनऊ से दिल्ली का सफर, और दिल्ली में एसआरसी श्रीराम सेंटर, और श्रीराम सेंटर में रंग मंडल प्रमुख, क्या कहेंगे, जी कैसा जी अनुभव जी। रहा? ये मतलब कोई ऐसे ये नहीं था कि जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको पता है कि लक्ष्य ये है। ये कला के क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपके उम्मीद के विपरीत भी बहुत सी चीजें हुआ करती हैं। कुछ पता नहीं है आप किस कगार पे जाके खड़े हो पाएंगे। मुश्किलात बहुत थी रास्ते में, लेकिन हम चल पड़े थे। और इलाहाबाद तो बहुत ही समग्र धरती है, वहाँ पे साहित्य का बहुत बड़ा, इतने बड़े बड़े साहित्यकार। और मैं अपनी माटी, अपनी बोली को लेकर जो निकला था ना, तो वो क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि वो रात रात भर कजरी के अखाड़े चलते थे, बिरहा के दंगल हुआ करते थे, और ऐसे ऐसे मतलब गाने मतलब सुनने को मिलते थे ना। तो उसका आज भी मैं ना उनको मतलब वो कहीं उसका स्पर्श मुझे मतलब झकझोरता रहता है। मैं रात बिरात भी गुनगुनाता रहता हूँ। मैं उस तरह का गायक नहीं, लेकिन मैं उन शब्दों को पिरोता रहता हूँ अपनी। तो वो सब लेके मैं इलाहाबाद जैसी धरती पे आया। यहाँ ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और यहाँ एमेच्योर थिएटर भी, यहाँ बहुत सयाने लोग थे और बहुत प्रबुद्ध लोग नाटक के क्षेत्र में थे उस समय। डॉक्टर सतव्रत सिन्हा, प्रयाग रंगमंच का बहुत बड़ा नाम था, 3A's का बहुत बड़ा नाम था, लक्ष्मीकांत वर्मा जी के भतीजे का एक ग्रुप था, वो बहुत बड़े कवि थे, उनका समयांतर करके था, और तमाम ऐसे वहाँ पे संस्थाएं थी। अंकुर था। तो उन लोगों के साथ हम ऐसे छुप छुपा के घर से बता के कि कोचिंग जा रहे हैं और नाटकों में एमेच्योर थिएटर करते रहे। और लेकिन वहाँ वही जैसे कि कुछ लोगों के साथ यही होता था, उस तरह का अनुबंध था कि ये नाटक करना है, फिर बिछड़ गए, फिर कुछ कोशिश हुई। और उन दिनों शॉर्ट प्ले कंपटीशन हुआ करते थे, उसके लिए ज्यादा तैयारियां लोग करते थे, लेकिन उसमें काम करके उस तरह की समग्रता नहीं मिलती थी। लगता था कुछ छुआ सा रह गया है, आपकी वो खुराक पूरी मिल नहीं रही है जो आपको मिलनी चाहिए। और वो भी अधकचरे लोग थे जो जिन लोगों के साथ हम काम किया करते थे। कुछ बड़े लोग थे तो उनका सानिध्य उस तरह से मिल नहीं पाता था। उन दिनों इस तरह जनरेशन गैप या युवाओं को लेके एक परहेज किया जाता था। आज तो हर बार हम भी गलमाही दे के निकल पड़ते हैं लोगों को, लेकिन वो जमाना थोड़ा बिल्कुल ही अलग थलग था कि चरणों में आप झुक गए तो बस वो दुनिया बनाई रहते थे, मतलब दुनिया बना के चलते थे। तो वहां जब देखा कि नहीं इसमें तो वो परिपक्वता नहीं मिल रही है, और व्यथित रहता था मैं। वो मतलब आज भी मेरे साथ रहता है। जब मैं किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता हूँ तो मेरे अंदर एक छटपटाहट सी रहती है, एक बुलबुलाहट सी रहती है। बुलबुलाहट रहती है जी, तो उसी के तहत पता चला कि कुछ लोग लखनऊ में एक भारतेंदु नाट्य अकादमी है जहाँ नाटक के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो मुझे लगा कि नाटक के बारे में पढ़ाया जाता है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यहाँ तो मतलब नाटक करने की बात हर कोई करता है कि नाटक करोगे क्या, चलो आ जाओ, लेकिन नाटक को पढ़ने पढ़ाने की बात कोई नहीं करता। तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। और मैं वाकई मतलब उस तरह का साहित्य और इस तरह की चीजों का पढ़ाकू था। मतलब मैंने बचपन में, आप कोई भी साहित्यकार का नाम लीजिए, और मतलब रेणु मैंने पढ़ लिया था, अमृतलाल नागर मैंने पढ़ लिया था, प्रेमचंद को समग्र रूप से पढ़ लिया था, कवियों को जितने भी मतलब उस समय महादेवी जी थी, पंत जी, निराला जी, तो सब कंठस्थ थे कि वो तोड़ और पत्थर मैंने
ये सब आपने 7वीं 8वीं क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ये मैंने सुना है। जितना भी जी आप जी जी। 7वीं 8वीं हाँ, कंप्लीट आपने पूरा साहित्य पढ़ लिया था। क्योंकि घर में साहित्य था तो उसका यही उपलब्ध होने से यही था कि मैं उसको गाहे बगाहे दोहराता रहता था। और जी। उसका कोई उस तरह से कोई मुझे प्लेटफॉर्म मिला हो ना मिला हो उस बचपन के दिनों में, उस बाल काल में, लेकिन जब भी कोई लोग इकट्ठा होते थे तो मैं निराला को सुनाने लगता था कि वो तोड़ती पत्थर, मैंने देखा हाँ उसे हाँ इलाहाबाद के पथ पर। हाँ, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पर अगर पाई तूने खुशबू आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो वो सुन के लोग कहते थे यार ये तो हमने किताबों में पढ़ा है, वो पढ़ते थे सिर्फ एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, लेकिन उसको कंठस्थ करके उसकी सहभागिता में उसको लेके आना, उसको उसका प्रदर्शन करना, उसका वाचन करना, इस तरह की चीजें किसी ने सोची नहीं थी। हाँ, इंग्लिश धीरे धीरे बढ़ रही थी परिवारों में, अंग्रेजी का जोर बढ़ रहा था, तो लोग ट्विंकल ट्विंकल सुनना चाहते थे बच्चों से, लेकिन कोई हिंदी कविता को अपने उस गोष्ठियों में, अपनी महफिलों में, पारिवारिक उसमें नहीं सुनना चाहते। लेकिन मेरा रुझान उस तरह था, तो मैं, और उसी में मैं कजरी भी गा देता था, मैं लोकगीत भी सुना देता था, तो लोगों को लगता था इसकी धारा ही नहीं समझ में आ रही है, कभी मतलब इधर फिराक गोरखपुरी को वाह। के शेर सुना रहा है कि इतने तमाम उस समय इतने कंठस्थ थे कि मैं ऐसे दोहराता रहता था। और तो वो उसका एक मजा था, एक फन था, जो कि ये एक लत सी लगी हुई थी कि तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तबीयत अपनी जब घबराती है रातों में, तो ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, तुझे है बहुत जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो ये इतना सब रचा बसा था कि फिर वही छटपटाहट बढ़ती चली गई। और उन लोगों ने, कुछ लोग जा रहे थे लखनऊ, तो मैं भी उनके साथ सवार हो गया कि मैं भी चलूंगा। और यहाँ लखनऊ आया, और लखनऊ में भारतीय नाट्य अकादमी के डायरेक्टर उस समय हुआ करते थे पद्मश्री श्री राज बिसारिया जी। वो मेरे रंगमंच का कटहरा प्रॉपर ढंग से, अगर विधिवत ढंग से कहें, तो उन्होंने ही मुझे ABCD रंगमंच की सिखाई और विधिवत सिखाई। वो आज भी हैं मेरे आराध्य हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, और उनका आशीर्वाद जो मिला, और वो ऐसे मनीषी, ऐसे अध्येता रहे हैं मतलब रंगमंच के, कि इस समय उनके जैसा शायद थिएटर में कोई नहीं है। अलकाजी साहब अभी कुछ दिनों पहले ही गुजर गए, तो उसी तरह के, उसी के, उन्हीं के समकक्ष कि 75 में अगर NHD खुला था, तो उसी दरमियान भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में खुल गया था, उन्हीं की कोशिशों से। तो उन्होंने जो हमको मतलब बिल्कुल साइकोलॉजिकल स्तर पे, फिजिकल लेवल पे, और आध्यात्मिक स्तर पे भी, और मनोवैज्ञानिक स्तर पे जिस तरह का की तैयारी कराई हमसे, और जिस तरह का ज्ञान दिया, और इवन मतलब हिंदी साहित्य और हिंदी नाटकों के बारे में तो मुझे काफी पता था और मेरा रुझान भी रहा, लेकिन वहां जाके वेस्टर्न ड्रामा को पढ़ने का, ब्रेख्त को जाना, वर्ड्सवर्थ को जाना, टॉलस्टॉय को जाना, मतलब ऐसे तमाम, चेखव को जाना, तो इस तरह के राइटर्स को जाना, मॉलियर के प्लेस को जाना, उनके कॉमेडिया डेलार्टे की शैली को जाना, तो तमाम ऐसी चीजों को जानते हुए जब विधिवत ये ज्ञान, तो लगा कि ये तो बहुत गहन इसका अध्ययन है, और ये तो बहुत पूरा एक ब्रह्मांड है। भरत मुनि में जाओ, वहाँ की विविधता अलग है, वहाँ का मतलब क्या नहीं है उसमें, आंगिक वाचिक आहार सात्विक से लेकर सब कुछ। और यहाँ वेस्टर्न में जाओ तो आप बिल्कुल एथेंस और से चलें और सारी चीजों को देखें, तो कैसे मिडवल हिस्ट्री तक आते आते कैसी चीजें बदल रही हैं, चर्च के नाटक कैसे निकल, तो मतलब ज्ञान का ऐसा अपार भंडार जो वहां पे हासिल होना शुरू हुआ, तो उससे मतलब मैं अपने आप को सहेजता चला गया। और फिर वहां से निकल के दिल्ली का सफर आया, तो लखनऊ से जो विधिवत 2 साल का वहां से डिप्लोमा लिया थिएटर में, वहां से दिल्ली आया, तो दिल्ली में लेकिन ये था कि उन दिनों एक कुछ लोग NHD जाने
की कोशिश किया करते थे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जरूरत नहीं है। 2 साल समग्र हो गया है और मैंने जिस ढंग से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, वो हासिल कर लिया। तो यहाँ NSD की रिपेट्री चला करती थी, LTG की छोटी रिपेट्री थी, ऐसे गाहे बगाहे थोड़ा उस कमजोर स्थिति से चलती रहती थी। और श्री राम की रिपेट्री काफी अच्छी चल रही थी। राजेंद्र नाथ जी वहाँ के डायरेक्टर थे, तो मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि ज्वाइन करना। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है। मैंने कहा मुझे 6 महीने के लिए रखिए, मैं ज्यादा नहीं रहना चाहता। तो वाकई उन्होंने मुझे 6 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया और 6 महीने पूरे हुए तो 6 महीने में इतना मजा आने लगा कि इतने अलग अलग ढंग के डायरेक्टर आ रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और श्री राम की अपनी ऑडियंस थी उस जमाने, तो मजा आने लगा। तो उन्होंने कहा अब क्या करना है 6 महीने पूरे होने के बाद? तो मैंने कहा एक्सटेंड कर दीजिए, मुझे रहना है। फिर वहीं मतलब नाटक भी लिखता था, गाने लिखने लगा वहाँ पे। नाटकों में जो जो लोग आते थे, वामन केंद्र जी आए थे, गधे की बारात, उसमें गाने लिखे। तमाम ऐसी उस समय के नाटक थे, सीन वर्क कर देना या कुछ कर देना, और लिखना और साहित्य जैसे साथ ही साथ चल ही रहा था। तो नाटक मैंने इलाहाबाद के दिनों में भी लिखे थे। यहाँ आके फिर उस तरह से विधिवत बिल्कुल व्यावसायिक स्तर पे काम करना शुरू कर दिया। और तमाम मतलब इस बात का बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मतलब आप कोई भी थिएटर का बड़ा नाम लीजिए, जो आज नहीं भी है उनका भी नाम लीजिए, तो मैंने सबके साथ काम किया। तो ये इस बात का मुझे बहुत गुमान है और मैं फख्र महसूस करता हूँ। और ऐसे विलक्षण लोग, मतलब वो कारण जी हों, निमिचंद जैन जी उन दिनों थे, मतलब इतने बड़े आलोचक, और नटरंग जैसी पत्रिका के संपादक, इतना स्नेह, इतना मतलब इतना स्वस्थ ढंग से मतलब वो सिलसिले उन दिनों थे कि वहीं, और सब मंडी हाउस में ही आपको हासिल हो जाते, कहीं किसी के पास अलग से जाने को, आपको अतिरिक्त कोशिश करने की जरूरत नहीं। और बंसी कौल जी हों, MK रैना जी हों, कोई भी आप नाम लीजिए, और एक समग्रता। जितेंद्र कौशल जी थे उन दिनों, वो NSD के रिपेट्री चीफ हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे ट्रांसलेटर थे, उन्होंने तमाम हिंदी में नाटकों का अनुवाद किया है। और तो वो इतना गहमा गहमी के दिन थे, और मैं श्री राम और घर, अपने कमरे, इसके अलावा मेरी कोई जिंदगी नहीं थी। मैं बस स्क्रिप्ट पे रात भर बैठ के पढ़ना, उस पे अपना काम करना, या फिर सुबह आके रिपेट्री में नीचे चले जाना, और बस जीवन बिल्कुल वो था। और या अपने इन निर्देशकों के साथ घंटों घंटों बैठ के उनकी पद्धति को जानना, उनकी शैली को जानना, पूरा विधिवत। मैंने जिन जिन निर्देशकों के साथ काम किया उनको मैं भरपूर जानता हूँ, क्योंकि असिस्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं उनके सारे प्रोसेस को बहुत ही गंभीरता से देखा करता था। और एक मैं मतलब अपने मुंह से ऐसी बातें करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ रंगमंच का, और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो सर, ये बहुत जरूरी चीज है, अच्छा स्टूडेंट होना बहुत जरूरी चीज है। और जिस तरह से आपने डेडिकेशन से आप लगे रहे, जैसे आपने कहा थिएटर एंड घर, घर एंड थिएटर, बीच का कोई रास्ता नहीं था, एक ऐसे थिएटर एंड घर, ये सब, दिस इज सो इंस्पिरेशनल कि किसी और चीज को आपने अपने अंदर आने नहीं दिया, जो आपका एक लक्ष्य था उसको आपने पूरा किया। और यही चीज आज की जो यंग परफॉर्मर्स है उनके लिए चीज सीखने वाली है। दिस इज कि ये इतनी इंस्पिरेशनल बात है कि आप अपना एक फोकस रखेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। सो ब्यूटीफुल। जी बिल्कुल। अगर ध्येय नहीं रखेंगे आप, आपके सामने कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर तो भटकाव की स्थिति होगी। और जैसे कि एक शेर है कि मुसलसल बेकली दिल को रही है, मगर जीने की सूरत तो रही है। तो मतलब कुछ भी रहे, आपके पास तो जीने के तमाम साधन हैं। और जीवन में अगर आपके पास कोई इस तरह का मानक नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो फिर तो दिक्कत तलब बात है। आज यही नौजवानों को, जो हमारी युवा पीढ़ी, कभी कभी लगता है कि कुछ लोग उस तरह की भटकन में आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी काफी बेहतर जो अपना उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका रुझान उस तरह से है तो आपको उतनी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। और कला में तो मतलब थोड़ा साधना है, बिल्कुल साधना है, तपस्या है, और रास्ता आसान नहीं है।
जी जी। और जिन लोगों को आप देख रहे हैं ना आज उदाहरण के तौर पे, जिनको आप उदाहरण के तौर पे मिसाल दिया करते हैं, आप उनके पीछे की जर्नी नहीं जान रहे हैं। आप जानिए तो पता चलेगा कितने सालों साल उन्होंने किस तरह से काम किया। मतलब हम 750 रुपए मिला करते थे फैक्ट्री में। 750 में मतलब 200 रुपए की झुग्गी थी मिंटो रोड के पीछे रेलवे लाइन क्रॉस करते, और 200 रुपए में रिफ्यूजी मार्केट में लंच डिनर मिला करता था। तो 400 रुपए में, और रात को लाइट कमरे में नहीं जो था वो काट दिया करता था। तो लैंप पोस्ट के नीचे जा जाके स्क्रिप्ट पढ़ना, अपने नाटकों की तैयारी करना। तो वो, लेकिन क्योंकि ये था कि हम इस बात का एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता ना। कल सुबह जाके डायरेक्टर को ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ तो लाइट 10 बजे बंद कर दी जाती है, तो मैं याद नहीं कर पाया। तो लैंप पोस्ट जलता था वहाँ स्ट्रीट लाइट्स में, तो वहाँ जाके हम पढ़ा करते थे और मेहनत करते थे। सर आपने स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ भी बहुत काम किया है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। वो क्या, जब मेरे साथ थोड़ा सा ये रहा है कि मैं सुविधाएं जब हासिल होने लगती हैं तो मुझे वहां से विरक्ति होने लगती है। मैं सुविधाओं में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता हूँ, मुझे सफोकेशन होने लगता है। इवन मैं घर से जो निकला था, तो क्योंकि सभी IAS PCS बनने की तैयारी में थे, लेकिन मुझे भी वहाँ क्योंकि सब इफरात चीजें थी, पैसे इफरात थे, चीजें इफरात थी, तो वहाँ सफोकेशन उसी तरह का था कि इस घर से कैसे निकलूं। और जब अपने दमखम पे यहाँ रिपेटरी चीफ बन गया, सब कुछ हो गया, तब लगा कि अब कुछ नया नहीं हो रहा है। जो लोग भी, जो डायरेक्टर्स को मैं बुला भी रहा हूँ, वो भी वही रटपटे काम करने की कोशिश में है कि चलो महीने भर में ये काम हो जाएगा, निपट जाएगा, तो कुछ ऐसा। तो वो रुझान अपनी ऐसी थी कि मुझे थोड़ा वो कहीं ना कहीं एक अंडर प्रेशर वाली बात जरूरी है मेरे लिए। तो वो दबाव रहता है, तभी कुछ मेरी अभिव्यक्ति में वो थोड़ा पैनापन आ पाता है, या मैं उस तरह से अपने आप को एक धारदार बना के लेके चल पाता हूँ। तो मैं जैसे शादी हुई, शादी के तुरंत बाद अब मुझे जरूरत थी नौकरी की, क्योंकि अब परिवार बढ़ रहा है, और तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये मेरी मजबूरी बन जाएगी। मैंने तुरंत ही रिजाइन दिया। और पन्ना भरतराम जी उस समय श्री राम की संरक्षिका थी, डायरेक्टर थी, तो उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश की कि अब तो तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा नहीं, मेरी जरूरत मेरी मजबूरी नहीं बननी चाहिए। तो मैं मजबूर होके, कल आप कुछ किसी बात पे मुझसे नाराज हो जाए और कहीं कि आप चले जाए, इससे पहले मैं ही चला जाऊंगा। और मैं गिड़गिड़ा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी शिक्षा दीक्षा जो राजचार्य साहब ने दी थी, कि वो हमेशा एक जुमला बोलते थे कि मतलब आप समझौते के लिए, किसी भी समझौते के लिए अपने घुटने मत मोड़िए। तो मैंने आज तक किसी के सामने अपने घुटने नहीं मोड़े। तो वहां से जो फिर मैंने रिजाइन दे के मैं निकला, तो मुझे लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सुविधाजनक कई काम थे मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ स्ट्रीट बच्चों के लिए काम करता हूँ, उन बच्चों तक जहाँ थिएटर उस तरह अभी पहुंचा नहीं है, और वो ना जानते हैं, और उनकी जरूरतों में कुछ नहीं है, उनकी शिक्षा भी उस तरह की नहीं है। तो सबसे पहल जो मैंने की थी वो यही, अपने RTO के ये जमुना ब्रिज जो है ना, उसके नीचे बहुत बड़ी झुग्गियां हुआ करती थी ब्रिज के नीचे। तो वहाँ के तमाम बच्चों के साथ मैंने उठना बैठना शुरू किया, और उनको लेके जब मैंने काम शुरू किया, तो फिर कुछ ऐसी सुविधाएं मुझे चाहिए थी उन बच्चों के लिए खासकर। तो साहित्य कला परिषद ने मेरी मदद की। तो उसमें फिर मैंने कहा कि इनको तो एक जीवन मैंने समझा दिया कि ये ऐसे पढ़ना किसे कहते हैं, और मेन स्ट्रीम में कैसी चीजें हो रही हैं, लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग सिर्फ जैसे मुझे बचपन के दिन में भी जैसे सयाना होता गया, वहां भी मुझे इस बात की तकलीफ थी कि जो उस जमाने में जो मेरे लोक गायक थे, लोक नर्तक थे, जो लोग गीत गा के अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे, लेकिन जमाने का ये विकास मैंने देखा कि वही लोक गायक मजदूर बन गया। वो ईंटा गारा करते हुए वो लोग गायक अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो परंपरा से बढ़ के पेट हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुखदाई था, वो संकट मेरे लिए बहुत था। तो मुझे इन सब बातों से बहुत तिलमिलाहट होती थी कि जिस
लोक गायक को मैं पूछता था, मतलब वो आदर्श था मेरे लिए, लेकिन वो अपने जीविकोपार्जन के लिए वो मजदूरी कर रहा है, वो खुदाई कर रहा है, उसी में वो जब बैठता है 2 घंटे छांव में पानी पीने के लिए, रोटी खाने के लिए, तब गुनगुना रहा है। तो वो तकलीफ इतनी ज्यादा मुझे होती थी। तो इन बच्चों के साथ मुझे लगा इनको क्यों नहीं हासिल है जो सबको हासिल है, ये क्यों ऐसे, इनका मतलब ये कैसे, मतलब इनका उद्धार होगा, कौन आएगा, क्या करेगा। तो अपनी समझ से, अपनी सामर्थ्य से उनको वो उस तरह से करने की कोशिश की, ग्रूम करने की कोशिश की। फिर मुझे लगा जब साहित्य कला परिषद का थोड़ा योगदान मिला, तो मैंने मॉडर्न स्कूल के बच्चों को और उनके साथ दोनों को कल्मिनेट किया, दोनों को एक साथ एक मंच पे लाके उनके रहन सहन को इनको दिखा के इनको बताने की कोशिश की कि देखो वो गाड़ियों से आते हैं, तुम पैदल आते हो, कभी डीटीसी की बस से आते हो। और उसी दरमियान शायद किसी नाटक में या किसी में कोई ऐसा स्पॉन्सर मिला था कि उसने एक साइकिल दी। तो मैंने जो झुग्गी वाले बच्चों में से जो ब्रिलियंट एक्टर था, जो बहुत प्यारा था, आज तो पता नहीं कहाँ होंगे वो लोग, तो मैंने उसको दिया और वो चलाया नहीं, वो कह रहा था मैं ऐसे कंधे पे लेके जाऊंगा घर तक। मैंने कहा ये चलाने की चीज है, तुम चलाओ, अच्छा तुम बैठो मैं चला के लेके चलूंगा। उसको चला के लेके, और उसकी जो उत्साह, जैसे कि मतलब मैं कोई मतलब ऑडी जैसी कार लेके झुग्गी में घुस गया हूँ। वो साइकिल की कीमत मतलब देखिए कि पूरा पूरा वहां का समाज इकट्ठा हो गया, और उसके फादर उधर बहुत ही, तो मतलब इस तरह की जब छोटी सी खुशी थी, लेकिन जो उसका मतलब इजहार हुआ ना, तो वो देख के लगा कि तो मतलब ये मेरे संस्पर्श हैं उस तरह के, जो मतलब जिया है, जो जाना है, जो भोगा है। और वो उस जी सच्चाई तो सचमुच ही ऐसे ही, जो इतने ईमानदार, इतने मतलब उस तरह के लोग। और उनके खान पान में भी मैं उनके खाने को बदल देता था, और उनकी सूखी रोटियां मॉडर्न स्कूल के बच्चों को कहता तुम खा के तो देखो, इसका स्वाद देखो। और उनको उनका खोल के देता था कि आप ये खा के देखिए। उनके टिफिन पूरे भरे होते थे, लबालब होते थे उनके पास, मतलब अचार भी है, चटनी भी है, सब्जियां भी है, दही भी है, ये सब कुछ है। वो सूखी रोटी और कुछ ऐसा लेके आते। तो इतना, और जब मतलब वो 2-3 महीने मैंने उस वर्कशॉप को चलाया था, और जब बिछड़ने के दिन आया तो मतलब इतना, मतलब जैसे कि पता नहीं, मतलब रोना धोना सब कुछ। तो उसमें बहुत मुझे मतलब उनसे, उन बच्चों से मुझे बहुत सीखने को मिला। वो तो मेरा उस तरह का एक भावुकपन है, तो मैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर लेता हूँ, जुड़ जाता हूँ लोगों से। लेकिन वो भावुकता से अलग जाकर देखें तो उसने मुझे प्रबुद्ध बहुत किया। उस मेरी भावुकता ने मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव उस तरह को ला कर दिया। तो मुझे, मेरे लिए इसलिए पैसों वैसों की कोई अहमियत नहीं है। मैं किसी किरदार को पैसे से नहीं आंकता हूँ, मैं खुद उस तरह से किसी चीज को देखता हूँ। तो पैसा मेरे लिए बिल्कुल मटीरियल चीज है। और सफलता को भी मैं पैसे से सफलता को कभी नहीं मानता। सफलता आपके अपने आचार व्यवहार की है, आपकी संस्कृति की है, आपके बोलचाल की है, आपके प्यार मोहब्बत की है। तो आपका उसमें इजाफा होना चाहिए, आपने उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। बनस्पत की आपके पैसे में, आपके बैंक बैलेंस में, आपकी गाड़ियों में, आपके बंगलों में, वो तो निर्जीव चीजें हैं, उनका कोई बोले नहीं। सर मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ। आपने इतनी इंस्पिरेशनल बात कही, जो बच्चों की आपने बात कही, मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए कि मैं क्या कहूँ। इतना छू लिया है मुझे आपकी इस बात ने कि आई डोंट हैव वर्ड्स। सच इंस्पिरेशनल, और इतनी बड़ी बात। थिएटर इज जस्ट लाइक इट्स अ थेरेपी। और बच्चों की मदद, जैसे नक्शा मेरी आंखों के सामने घूम गया कि बच्चा कैसे साइकिल को सोच रहा होगा लेके जाऊं, और खाना, वो मॉडल स्कूल के बच्चों की जो आपने बात कही, मतलब नई साइकिल को मिट्टी न लग जाए, वो सड़क पे लेके चलाएगा तो मेरे तो मिट्टी गूज लग बम्प्स हो रहे जाएगी। हैं सुन के, तो मेरे तो गूज बम्प्स हो रहे हैं सुन के। ओह गॉड, इट्स सो इंस्पिरेशनल, सो सब इंस्पिरेशनल। वही प्रताप था, मेरे गुरुओं का प्रताप था। मैं कारंजी जैसे लोग, मतलब इतने प्रबुद्ध, इतने इस परचम के आदमी, लेकिन पूरी जिंदगी ऐसे ही फकीर बन के रहे। कोई किसी तरह का मोह नहीं, किसी तरह का नहीं, और एक झोला लटकाए घूमते रहे पूरी जिंदगी। कभी
तो ये लोग हमारे लिए एक उदाहरण है। हमने तो अपने बुजुर्गों से ही सीखा है, उनसे ही जाना है। फिर बाबरी मस्जिद टूटी थी, बच्चों का सिलसिला चल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस था, अनुभव था। तो दिलो दिमाग में आया कि ये बच्चे में कितनी नफरत भर गई होगी बाबरी मस्जिद पर तोड़ देने के बाद। जो वहाँ के कस्बाई बच्चे हैं जो उसी जगह पे उठ बैठ रहे हैं, उनके दिमाग में किस तरह की भावना घर कर गई होगी। तो मैं भागा और वहाँ मैंने सड़क पे जितने सारे बच्चे इधर उधर के जो थे, हलवाइयों तक के बच्चे, दुकानदारों के बच्चे, ऐसे करके 60 बच्चे इकट्ठे किए थे। और 60 बच्चों को लेके मैं उनको एक अलग, मुझे लगा कि इनके मन का वो कैसे निकलेगा, इनके भीतर जिस तरह की बातें घुसी हुई हैं, तो उसको निकालने के लिए फिर मैंने उनको एक फंतासी ढंग से ना, बिल्कुल फैंटेसी में लेके गया। मैं तो उनको परी लोक में ले जाके मैंने बात करनी शुरू की, और वहां से मतलब अकेले दमखम पे, मतलब वो बच्चे 3 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे थे। तो मतलब वर्कशॉप या 3-4 घंटे के बाद मेरी आलम होता था कि मतलब मैं ऐसे गिर जाता था वहां पे, और मेरे ऊपर सब कूद के बैठ जाते थे। तो वो सिलसिला भी फिर वहां भी प्ले किया था उनको लेके। उसमें फिर उस समय जहाँ लखनऊ की एक IAS थी, उनको किसी ने बताया, वो कल्चरल सेक्रेटरी थी, तो वो फिर वहां जाके उन्होंने उस तरह की संगत दी मुझे। थोड़ा थिएटर तो थेरेपी है, थेरेपी है। और कितना चेंज किया होगा बच्चों को, आपने जो इतना इनिशिएट किया, कितना चेंज आया होगा बच्चों। जी बिल्कुल सही बात करी, क्योंकि मतलब इसको इसी ढंग से ही थिएटर जो आज हम जिस प्रारूप में देखना चाह रहे हैं, इसकी दरअसल असलियत यही है, सच्चाई यही है रंगमंच की। जो सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरह से लोगों में बदलाव ला सकते हैं, और वो छोटेपन से बच्चों के रंगमंच में यही है कि उनमें, उनके दिल दिमाग में इस तरह की सहजता और अपने संस्कृति के प्रति, अपनी विरासत के प्रति किस तरह का एक तादाद में होना चाहिए, किस तरह से जुड़ाव होना चाहिए। ये रंगमंच और थिएटर से बेस्ट तो कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। और उनको एक अभिव्यक्ति के लिए जो एक मंच प्रदान करना, तो ये मतलब इतनी बड़ी देन है थिएटर। उसको उसी समग्रता से अगर हम लेकर चलेंगे तो शायद बहुतों का, कितने लोगों का भला होगा। लेकिन हम किसी कोड इन कोड किसी उसमें लेके ना, थोड़ा चीजों को हम नहीं उस समग्रता में ले जा पा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस ग्रास रूट लेवल पे जाके थिएटर को बच्चों में उस तरह से अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति सचेत करें, उनको जागरूक करें, तो उनका जो विकास होगा वो अभूतपूर्व। बिल्कुल, जीने का नजरिया ही बदल देता है थिएटर, जीने का सलीका सिखा देता है। हमारे साथ बहुत से व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उनका मैं वेलकम कहना चाहूंगी। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। सरला मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना प्रभाकर जी लिखती हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। प्रतिमा कानन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नमस्ते मैम, एंड बहुत वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। प्रतिमा जी नमस्ते, सभी लोगों को। शगुन शेखर जी जुड़ी हैं, मीना वैभव जी जुड़ी हैं, नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गीतांजलि गीत हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत थैंक यू। रश्मिधर, सभी कलाकार जितने भी लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, रश्मि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर जयदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरस भारती जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, जानी मानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आपको नमस्ते कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। वनीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सारे जितने भी, अयाश साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो खुद ही एक मीडिया कर्मी हैं। नमस्कार। बिपिन और सर जी हमारे साथ लद्दाख से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन पॉल जी जालंधर से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सर इतनी इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी है कि मैं खुद ही थोड़ी इमोशनल हो गई आपकी बातें सुन के, कितना बड़ा काम और इतना बहुत छू लिया आपकी बातों ने। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक बेहतरीन लेखक रहे हैं, लेखक हैं, बेहतरीन लेखक हैं। बहुत सारे आपने नाटक लिखे हैं जो क्रिटिकली एक्लेम्ड हुए हैं, चाहे वो महारथी हो, चाहे वो बाबूजी हो, चाहे वो ठुमरी हो, पांचाली हो, मंथन हो। तो मैं ये जानना चाहूंगी, मैं अगर बात करती हूँ महारथी की, जो मेरा इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्ले। महारथी की अगर हम बात करें, करण कंठ ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो महारथी लिखा नाटक, उसको आपकी जो महारथी लिखने के पीछे जो आपकी इंस्पिरेशन थी वो क्या रही? काजल जी, बहुत खूबसूरत है, थैंक बहुत ही यू। खूबसूरत है। उसमें भी यही था कि जो बचपन से जो साहित्य पढ़ रहा था, तो महाभारत रामायण या इस तरह के मिथ की जो चरित्र थे ना, तो उसमें मुझे लगता था कई चरित्रों के साथ उपेक्षा की गई है, वो उपेक्षित रहे हैं या उनके साथ अन्याय हुआ है, और उनको आज के परिप्रेक्ष्य में लाकर अगर हम देखें तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो वो सवाल किस तरह से खड़े किए जाएं, तो ये एक मंथन सा दिलो दिमाग में चलता रहता था कि, और जैसा कर्ण जैसा किरदार, और इवन राज साहब जो मेरे गुरु रहे डीएनए में, तो वो उनके मुंह से भी मतलब, और मेरे जहन में जैसे कई ऐसे उपेक्षित पात्र हैं जिनके साथ उस तरह का न्याय नहीं हुआ। तो मुझे लगता था आज के समसामयिकता में लाकर उनको, आज के कंटेम्प्रेरी करके उनको देखता हूँ कि क्या क्या बातें हो सकती हैं, उस परिस्थितियों में ऐसा क्यों किया गया और उसके पीछे क्या वजह रही होंगी। तो जब पड़ताल करने बैठा ना, तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी की प्रतिभा को उसके जाति वंश के आधार पर उसको नगण्य कर देना, उसको अक्षम बता देना, ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो आज अगर उसी तरह से कितने कर्ण घूम रहे होंगे, कितने एकलव्य घूम रहे हैं, कितनी उर्मिला उपेक्षित होंगी, तो ये बातें मुझे कचोटती थी। उसी का एक ये समग्र रूप आपको दिखाई देता है महारथी में। और उन दिनों साक्षी कला मंच नाटक मतलब एक ग्रुप हुआ करता था, दो ही बाहर के बड़े अच्छे ग्रुप थे। हम लोगों का साक्षी था, एक एक्ट वन जिसमें ये सब लोग पुराने लोग थे, आशीष विद्यार्थी, ये लोग एम.के. शर्मा। तो साक्षी कला मंच का के लिए ये नाटक लिखा गया था, और उसमें धुरंधर उस समय के कलाकार जितने लोग थे, सौरभ शुक्ला, राघव, अतुल श्रीवास्तव, जैसे कृष्ण की भूमिका तो सारे बड़े लोगों ने की है। आशीष विद्यार्थी ने भी की है, मनोज वाजपेयी ने भी की है, सौरभ शुक्ला ने भी की है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी की है। तो वो एक तरह से उस संस्थागत चीजों में और इतने अच्छे कलाकारों के बीच में जैसे एक होता है कि, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई भी प्रस्तुति या कोई भी नाटक जब डायरेक्टर, राइटर और टीम के साथ एक संसर्ग में ले जाके कोई काम किया जाता है, तो वो बहुत ही बखूबी होता है, वो टेस्टेड होता है। ऐसा आप बतौर नाटककार अलग हट के आप लिखते हैं, फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है, वो अपनी उसमें खोज पड़ताल करता है। लेकिन जब आप एक टीम के साथ किसी काम को करते हैं, तो उसमें रोजाना ही उसकी खामियां आपको पता चलती हैं, उसकी अच्छाइयां पता चलती हैं, और आप रोज उसमें करेक्शन कर रहे हैं, रोज सुझाव आ रहे हैं, रोज। तो वो उसका परिणाम था, एक तरह से वो वर्कशॉप के तहत सारा काम हुआ था। और तो वो उस नाटक ने तो पूरा एक अलग ही माहौल बदल दिया था। बहुत ही मकबूल नाटक, बहुत मकबूल नाटक है। तो इसीलिए कि जब आज आप उस किरदार में खुद को खड़ा करके देखते हैं कि उन परिस्थितियों में ऐसा क्यों किया गया। एक भगवान भी आपके साथ हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, जिनके पास सत्ता है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर एक प्रतिभा को नकारने के लिए ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं या तमाम तरह का जो प्रभुत्व है लोगों का, वो किस तरह से एक नगण्य कर देते हैं लोग। आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। तो मतलब कि अगर व्यवस्था ठान ले किसी को आपको कमतर दिखाने के लिए, आपको अक्षम करने के लिए, तो आप वो लड़ाई नहीं लड़ सकते किसी भी तरह से। ऐसे में आप जी नहीं सकते। तो वो सब बहुत ही
ज्वलंत सवाल थे। आज भी मतलब मेरे हर काम में आप देखेंगे, मुझे उर्मिला ने परेशान किया, उर्मिला ने की, हिडिंबा ने परेशान किया, घटोत्कच, मतलब कैसे उन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे मुझे कुंती ने परेशान किया। तो जो मंच पे नहीं निकले वो दूसरे माध्यम से निकले, लेकिन उनकी छटपटाहट, उनकी कुलबुलाहट मेरे दिलो दिमाग में रही। वो झकझोरते रहे मुझे, रात दिन मुझे परेशान करते रहे ये चलते। उर्मिला जैसी किरदार की, मतलब पति के साथ कोई भी पत्नी सड़क पे भी रह सकती है, लेकिन पति जा रहा है अपने भाई भाभी के साथ 14 साल, वो मतलब उसका क्या दर्जा है? उसके आंसुओं की किसी ने बात की? उसकी तकलीफ की किसी ने बात की? तो ये सोचने, ये प्रासंगिक है, इसीलिए आज प्रासंगिक है। इनको आप ऐसे नकार नहीं सकते। उनके दर्द को आप पड़ताल कीजिए, जानिए। अब राम सीता का पूरा आख्यान लोगों ने लिखा है, वाल्मीकि से लेके मतलब 100, आज भारतवर्ष में 135 रामायण पढ़ी जाती है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग ढंग से, सबकी अपनी अपनी बातें। लेकिन इन जो ये उपेक्षित पात्र हैं, इनको लेकर किसी ने कोई बात नहीं की, उनकी उपेक्षा वाकई की गई। तो उन पे जब मैं बात करता हूँ तो उनमें कुछ सार्वधर्मिक बातें आ जाती हैं, और आज के समसामयिकता में कोई रेलेवेंसी पैदा हो जाती है, लोगों को बेहतर लगता है। तो मुझे लगता है कि बस वही बात जो कहना चाहता हूँ वो लोगों तक पहुँच रही है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो नहीं सकती। मेरी अभिव्यक्ति लोगों तक पहुँच रही है, उसमें वो अर्थ खोज पा रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सर, फोक की हमने बात की, लोकगीतों की हमने बात की। लोकगीत जो है या फोक की बात करें तो खत्म से होते जा रहे हैं। जैसे आपने नौटंकी की बात कही, मैं जम्मू के फोक की बात करती हूँ, नहीं खत्म होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए इसके लिए कि ये हमारी धरोहर है, खत्म ना हो? क्या है ये कि मतलब हम सरीखे जितने भी लोग हैं, हम आधुनिक बनने के चक्कर में, अपनी आधुनिकता में मॉडर्न बनने के चक्कर में सब कुछ खोते जा रहे हैं। अपने संस्कार, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना रहन सहन, अपना तीज त्योहार, सब पे हर चीजें आपकी आज लुप्त हो रही है। सिर्फ मतलब फोक फॉर्म की बात नहीं, हर चीजें आपकी विलुप्त हो रही है। अब वो गांव नहीं रह गए, वैसे लोग नहीं रह गए, उस तरह के संसर्ग नहीं रह गए, कबड्डी खेलना बंद हो गया है, रामलीला रासलीला करना बंद कर दिए, नौटंकियां नहीं होती हैं। तो मतलब सिर्फ आधुनिक बनने के चक्कर में, आधुनिकता ने जो आधुनिक बन के आपको अपनी लोक कलाओं का विकास या संवर्धन करना था, उस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। उस पर किसी ने उस तरह की, आज इतनी अकादमियां हैं, इतने नाट्य संस्थान हैं, विद्यालय हैं, कोई भी विद्यालय या कोई भी संस्थान किसी शैलीगत पे काम सालों साल क्यों नहीं करता है? 5 साल तक, 10 साल तक आप अपने अपने प्रदेश की शैलियों पे काम कीजिए ना। 10 साल तक छोड़ दीजिए मॉडर्न अप्रोच के ड्रामा पढ़ाने, छोड़ दीजिए आप स्टेनिस्लावस्की पढ़ाना, छोड़ दीजिए आप नौटंकी पढ़ाइए 10 साल। तो क्यों नहीं वो कलाकार निकलेंगे, वो काम करेंगे, और उनको उस तरह का की सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं की लोग, मतलब जैसे मतलब अपना बाना छोड़ के आदमी निकलता है ना, अपना पहनावा छोड़ के जैसे आदमी अपने आप को टिप टॉप करने की कोशिश करता है ना, तो ये, लेकिन वो आपकी जमीन, ये नहीं सोच रहे हैं कि आपकी वो जमीन छूट रही है, आपके पैरों तले की वो जमीन छूट रही है, आप में वो फिर दमखम नहीं रह गया, आपकी तो बोली चली गई, जो सहजता थी। जी, मिट्टी है अपनी, फोक तो मिट्टी है बिल्कुल आपकी, और जो मिट्टी में रच बस करके आपकी बात की जो सहजता है, जो अभिव्यक्ति की शक्ति है, लोक में जो शक्ति है वो कहाँ आपको मिलेगी? और जो वानगी है, मतलब आप देखिए ना कितने सरस ढंग से हर बड़ी से बड़ी बात लोक में आप गा बजा के कह लेते हैं, छोटी सी छोटी बात को गा बजा के कह लेते हैं। मतलब मुझे उन दिनों कजरिया कैसे गाया करते थे लोग, आल्हा गाया करते थे, बिरहा। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश के मतलब इस तरह नॉर्थ में तो मतलब इतना, मतलब हर कदम कदम पे हर चीजों का, मतलब कोई भी रिचुअल आप बताएं उस पे गाने हैं। मतलब एक कजरी के बोल हैं कि पिया मेहंदी मंगाए द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना,
मोतिया मेहंदी मंगाए द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। कोनो फायदा ना हो ये दलील से, जाई के साइकिल से ना। अब देखो ये जो सरसता है कि वो मतलब साइकिल से करी जाके ले आओ मेहंदी, कोई दलील काम नहीं आएगी आपकी, जाइए साइकिल से। अब इतनी मतलब ऐसे मतलब भाव से किस तरह की चीज, और हर मतलब जो भी रिचुअल आपके 30 त्योहार खत्म होते जा रहे हैं। अब कहाँ उस तरह का होली का जो 3 दिन तक हुड़दंग चलता था, होली का के चलाने के दिन से ही गाना बजाना चलता था, उस तरह की संगत नहीं रही। लोग जो राम बनते थे, जो कृष्ण बनते थे, वो सब आके यहाँ महानगरों में सब्जी बेच रहे हैं। मतलब उनको मैं किसी तरह का दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदमी को जीने के लिए नहीं है संसाधन, तो क्या करेगा। तो परंपराएं वही, मैंने जैसे पहले कहा था कि पेट बड़ा हो गया है, परंपरा छोटी हो गई, परंपरा के आगे पेट की लड़ाई, तो इसलिए वो सब खत्म होता जा रहा है। आल्हा नहीं सुनने को मिलता, बिरहा नहीं सुनने को मिलता, वो बन्ना बन्नी उस तरह के नहीं गाने वाले। आज लोग रिकॉर्डेड चला देते हैं शादियों में, कई जगह में गया तो वहाँ रिकॉर्डेड चला दिए, वरना पूरी औरतों का झुंड गाया करता था। मतलब और हर एक कदम पे रिचुअल के गाने थे कि मतलब बारात जाने, मतलब दूल्हे को हल्दी लगाने से लेके, दुल्हन को हल्दी लगाने से लेके, बारात के जाने निकलने से लेके, तमाम मतलब ऐसे प्रसंग हैं कि मतलब आदमी, इतनी विविधता थी, रंग था, जाता रहा है। सर जैसे आपने बात कही थी कि रात को, जैसे हमारे जम्मू में भी जो आपने बात कही थी, स्वांग रचे जाते हैं शादी पे जब आदमी चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ से जागरना कहते हैं, डोगरी में इसको जागरना कहते हैं, हमारे जम्मू में भी ऐसा होता है। हाँ, तो यहाँ वो जगराता कहते हैं। और नकटौवा एक शब्द है, नकटौवा की वो कैसे नाटकी वो करते हैं। और गांव में देखो ना, मतलब जो जिस तरह की भावना देखो ना, एक कि ईश्वर आपके अलौकिक देवता अलग हैं, ग्राम देवता अलग हैं, पौराणिक देवता अलग हैं। वहाँ पेड़ों की पूजा की जाती है, कोई बड़ा सा टीला हो तो उसको भी देवता मान के पूजते हैं, है ना। तो इस तरह का जो है कि मतलब वो नहीं रहे। अब तो लोग इतने सियाने हो गए हैं कि वो जो एक सुलभता थी ना, वो तो कहीं शायद मेट्रो सिटीज में शायद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है छोटे शहर में ये परंपरा कहीं ना कहीं अभी है, इतना खत्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन उसका मतलब असर यही हो रहा है कि धीरे धीरे चीजें जा रही है ना, महानगरों से चीजें वैसे ही जा रही हैं, तो वो सयाने उस तरह से हो रहे हैं और वैसे बनने की कोशिश है, शहरौआ बनने की जो कोशिश है ना, तो वो मार रही है। हर आदमी शहरौआ बनना चाहता है। कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, आपको पता है, गाँव में। बिल्कुल, गाँव में काका गागा नहीं जानते, ABCD जरूरी हो गया, ABCD जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि हम कैसे मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो कॉन्वेंट स्कूल, मेरे अपने गांव में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम से शिक्षा, तो खत्म हो रहा है ना, इसलिए तो जड़ें शिथिल हो रही हैं। सर आपसे फोक सुनना चाहेंगे? मैं उस तरह का कोई लोक गायक थोड़ी हूँ, लेकिन और एक फोक और एक आपकी पसंद की कोई कविता। अच्छा। 2 चीजें तो सुननी है सर आपसे। मैं कुछ ऐसे मतलब एक आध चीजें जो मेरे दिलो दिमाग में है, उनका सुर ताल जो घूमता रहता है उसी को। ठीक। अरे सांझे बोले मोरवा, सबेर बोले कगवा, सांझे बोले मोरवा, सबेर बोले कगवा, कोरवा छोड़ा बलमुना, जागे नहीं हरे कलोगवा, कोरवा छोड़ा बलमुना। तो ये इस तरह से है ना। अरे के तोहरा संग जाई सुगनवा, के तोहरा संग जाई सुगनवा, के तोहरा संग जाई सुगनवा, के तोहरा संग जाई। ये सब मतलब ऐसा, मतलब वो
एक शब्द, एक पंक्ति, एक बात जो आपको एकदम मतलब झकझोरती रहती है, तो वो सुरताल अंदर बसे रहते हैं। और ऐसे ऐसे गाने ना उस समय कि यार थोड़ा सा मतलब अभी स्मृतियां भी हो रही हैं मुझे भी, लेकिन वो सब मैं ऐसा कोई नाटक करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं पूरे उस तरह की लोकगीतों को समग्र रूप से लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे रिचुअल के साथ, तो एक पूरे राग रंग के साथ ना, तो ऐसी कोशिश में लगा हूँ जिससे कि वो कहीं सुरक्षित हो जाए, उनका एक संवर्धन, एक विकास अगर हो सकता है मेरे मार्फत, तो वो करने की कोशिश है। सर तो बहरे तिल कुछ मीना जी ने लिखकर भेजा, बहरे तिल सुनाइए। बहरे तबिल, हाँ जी जी, ये लिखा हुआ जी जी। वो नौटंकी का है, मेरे अपने ही नाटक में वो देखना पड़ेगा कि मांग लो मांग लो मांग लो खोल दिल, मांग लो मांग लो मांग लो खोल दिल, दूं बिला शक ना अपना बिगाड़ो धर्म, जो कहूँ वही कर दिखाऊं तुझे, तुझे ब्रह्मा के विष्णु की हर की कसम। इसके बाद नगाड़ा बजता है बहुत तेजी से, तो ये नौटंकी का बहरे तबिल है। तो इस तरह से मैं एक और प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। जी जो है होनी सो हो कर रहे ना टले, कर सबर दिल में आंसू बहाओ मती, तेरा सुन के रुदन मेरी हिचकी भरे, ये भरे गम के फिक्र सुनाओ मती, कर खुदा बंद को याद दिल धीर धर, वो करावे सती दिल दुखाओ मती, तू कहे सो करूं, तू कहे सो करूं, बस कले जा हमारा हिलाओ मती, बस कले हमारा हिलाओ मती। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये उस समय के तर्ज हैं जो नौटंकी के हुआ करते थे। और अब क्या है कि मैं तो उस तरह का गायक नहीं, लेकिन ये सब सिखाने वाले लोग भी बहुत कम रह गए हैं और बताने वाले भी नहीं हैं। मैं इन स्कूलों से यही तो अरदास करता रहता हूँ कि मैं किस तरह इनमें, और जैसे रामलीला और कृष्ण लीला में भी लोग बदलाव कर रहे हैं ना, तो इस तरह मैं कह रहा हूँ बदलाव कोई बुरा नहीं है। आप आदमी, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो उसके साथ बदलाव आप भी ले करिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसका विकास और संवर्धन करते रहिए, उनको छोड़िए मत, उनको एकदम लुप्त प्राय जिस जो हम दोहरा देते हैं कि लुप्त हो रही है, ऐसा ना हो, ऐसी कोशिश सबकी होनी चाहिए। तो ये अनुरोध है जो अकादमियां हैं, जो हमारे संस्थान हैं या उस प्रदेश के लोग हैं, तो इस पे कोशिश होनी चाहिए कि अपने लोक नाट्य बचे रहें, क्योंकि वो उसी में जीवंतता है, उसी में जीवंतता है, और वही आपको हमारे रंग को आगे करने की, और जो भारतीय रंगमंच की जो हम बात करते हैं उसी में वो विविधता है।
आप देखिए ना कितने नाटक जो इस तरह से लोक नाट्यों पर आधारित हुए हैं, उनका आप देखिए, चाहे वो मतलब मैकबेथ भी वर्णम बन के नाम से यक्षगान में जब कारण जी ने किया, या बकरी जैसा नाटक है, या हबीब साहब के नाटक देखिए आप, या इस तरह से जितने हाय वदन या जो भी इस सैया भय कोतवाल या घासीराम कोतवाल, ये सब नाटक देखिए ना आप, लोक नाट्यों पे हैं और इनका एक अलग मजा है। और इसीलिए उन दिनों इन नाटकों में भरपूर दर्शक जुटा करते थे। तो लेकिन हम उनको नकारते रहे तो वो दिक्कत हो, बात वो बन नहीं पा रही है। जी, एक तो सर आपसे चलते चलते एक कविता जरूर सुनना चाहेंगे, और दूसरा जो यंग परफॉर्मर्स है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कला के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए क्या कहेंगे? नए लोगों के लिए जो इसमें आ रहे हैं उनसे यही कि देखो, ये कला अब सिर्फ कला के लिए नहीं है, और ये कोई स्वांतः सुखाए वाली चीज नहीं है। जो करते हैं वो करते रहें, लेकिन लोग कहते हैं ना, हमें नीकी लगी सो हमने करी, तो वो बात नहीं है। अभी इसके पैमाने बन गए हैं, व्याकरण तय हो चुका है, और एक पद्धति, एक सिस्टम और चीजें सामने आ गई हैं। तो अगर आप वाकई मतलब इस प्रोफेशन में किसी ग्लैमर के तहत मत आइए, किसी चकाचौंध में मत आइए, इसकी अपनी एक साधना है, तपस्या है। जैसे कि आप नृत्य में देखिए, संगीत में देखिए, लोग विधिवत सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो नाटक और रंगमंच में अभिनय को जो लेकर एक धारणा बनी हुई है कि मतलब आपने एक नाटक कर लिया तो आप बहुत विख्यात अभिनेता हो गए या आप सिद्धस्त हो गए, ऐसा नहीं। वो अभ्यास करते रहना है, और सिर्फ आपके मान लेने से आप बिल्कुल विलक्षण नहीं कहलाएंगे। जब इसमें इसी परफॉर्मिंग आर्ट का यही मजा है कि जब तक दूसरे आपको स्थापित न करें, आपकी कोई मान्यता नहीं है। आप घर बैठे अमिताभ बच्चन मान लीजिए, आप घर बैठे ऐश्वर्या मान लीजिए, तो वो बात नहीं बनने वाली। जब तक दर्शकों के मानक पर आप उतरते नहीं है खरे, तब तक आपकी वो अहमियत नहीं होगी। तो इसलिए उस आलम पे आने के लिए आपको दिनों दिन अभ्यास करना है, और जब आप बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे तो उसको सिला मिलेगा, वो मान्यता मिलेगी। तो इसलिए ये इसमें कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है, इसको शॉर्टकट की तरह मत इस्तेमाल कीजिए कि ना फिल्मों में जाने का। फिल्मों में भी जाएंगे अगर आप थिएटर करके आ रहे हैं अच्छे ढंग से, तभी मान्यता मिलेगी, तभी आपको वहाँ काम मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाएं, अपने आप को पहले दुरुस्त करें हर मायने से। अपनी जबान पे काम करें, अपने फिजिक पे काम करें, अपने अभिनय पे, क्योंकि अभिनय के सारे टूल्स जो हथियार हैं वो सब आपके पास हैं, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर की दुनिया, किसी केमिस्ट की दुकान पे एक्टिंग की कोई मेडिसिन नहीं है, कोई खुराक नहीं मिलती, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। सब कुछ हथियार, वो सारे टूल्स आपके पास हैं, उन्हीं को आपको रियाज में लाना है, उन्हीं को दुरुस्त करना है। तो यही मैं कहूँगा अपनी आने वाली पीढ़ियों से, नए लोग, जो नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, वो पूरी समझ के आए, समझ के अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके, जहाँ भी मुंबई आना चाहते हैं मुंबई आए, थिएटर में काम करना चाहते हैं, तो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। वही जैसे कि मैं कहता हूँ कि पूरी मशक्कत करनी पड़ेगी, और लत होनी चाहिए आपको। कोई भी फन ना ऐसे कि सोते जागते नहीं पैदा होता, वो उस फन के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप में उस तरह के इंस्टिंक्ट हो सकते हैं, एक स्वतः स्फूर्ति हो सकती है, लेकिन उसको मांझना पड़ेगा। आपको उस फन के लिए लत पैदा करनी होगी। जब आप लत पैदा करें, अपने व्यसन में उसको लाएंगे ना, तब आप उसके लिए वही जुनून पैदा कर पाएंगे जो कि एक कलाकार में होनी चाहिए। तो पागलपन बहुत जरूरी है, पागलपन बहुत जरूरी है कला को लेकर। बिल्कुल, उस तरह का जुझारूपन या उस तरह का जुनून नहीं होगा तो वो पागलपन नहीं होगा। तो फिर तो आप में और लोगों में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए आप कलाकार बनना चाह रहे हैं तो आप में एक अलग तरह का जुनून, एक अलग तरह का पागलपन तो अनिवार्य, वो होना ही चाहिए। तभी आप, वही पागलपन आपको कहीं लेकर जाए। तो सर एक अचानक मेरे जहन में एक सवाल आया कि आप रंगमंच से जुड़े हैं, आप सिनेमा से जुड़े हैं, आप टेलीविजन से भी जुड़े हैं, तो तीनों में कौन सा आपके दिल के बहुत करीब है और जहाँ आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है? रंगमंच के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको
संतुष्टि मिले, तृप्ति मिले, आनंद मिले, सब कुछ। तो थिएटर से बढ़ के तो मेरे लिए वो मेरा पहला प्यार है, इसलिए कहते हैं ना पहले प्यार की एक अलग अहमियत होती है। दुनिया इधर से उधर जाए वो कभी बुलाए नहीं बोलता है। तो मैं तो जितना भी अगर यहाँ काम करता हूँ, कुछ दिन रोजी रोटी के लिए मुझे कई काम करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें उस तरह लेकिन मैं सफोकेटेड फील करता हूँ। मैं निकल जाता हूँ फिर 1 महीने कहीं थिएटर के लिए, कहीं वर्कशॉप के लिए, कहीं पढ़ाने के लिए। तो वो सिलसिला में वहां से फिर मैं लेके फिर इस शहर में फिर जूझने के लिए आता हूँ। लेकिन वो जीने का जो कहते हैं ना, वहां जाके थिएटर में जी के आता हूँ, सांसें भर के आता हूँ, फिर यहाँ रहता हूँ। तो थिएटर की खुशी तो अपनी मतलब थिएटर का एक अपना जो उसकी अपनी एक अलग तरह की अवधारणा ही है कि मतलब वो जो समग्रता है ना, वहाँ व्यक्ति आपके सामने खड़ा है अपने पूरे मतलब पूरे सांचे में, अपने पूरे उसमें कोई आवरण नहीं है, किसी तरह का कैमरा नहीं, कोई लेंस नहीं है। अपनी दर्शक आपको बिल्कुल निर्शीर देख रहा है, आपको पूरे आपके नंगेपन के साथ देख रहा है, क्योंकि आप उसके सामने बिल्कुल खुले तौर पे खड़े हैं। तो आप वहाँ चीटिंग नहीं हो सकती, वहाँ धोखा नहीं हो सकता। तो जहाँ धोखा नहीं, वही जगह आपको आकर्षित करेगी ना जहाँ धोखा नहीं है। बाकी हर जगह थोड़ा बहुत धोखा है, किसी इमेज का धोखा है, किसी लेंस का धोखा है, कैमरे का धोखा है ना। तो नाटक में कोई धोखा नहीं, ईमानदारी का खेल है और ईमानदारी से खेलना पड़ता है। इसलिए वही मजा आएगा जहाँ ईमानदारी हो। कितनी खूबसूरत बात कही आपने कि ईमानदारी से खेलना होगा। सच में डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी ये इतने जरूरी है अगर थिएटर करना चाहते हैं तो। दिस इज द इंग्रेडिएंट्स टू सक्सेस की ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन एंड पैशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। बहुत खूबसूरत आपने इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी। सर चलते चलते एक कविता। अच्छा कविता सोची नहीं थी कि मुझे कविता भी सुनानी पड़ेगी। जब तक सर कविता ढूंढ रहे हैं, मैं जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं मैं एक बार फिर से उनको थैंक यू कहना चाहूंगी। सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन पॉल जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शगुन शेखर इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद जी कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहे दिल से हम शुक्रिया कहते हैं आप हमारे साथ इस मंच पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ने इतनी इंस्पिरेशनल अपनी सर की इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। आई एम श्योर कि हम सभी उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी से हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिली है। जितने भी यंग परफॉर्मर्स इस शो को देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे या जो देख रहे हैं, आई एम श्योर उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन रहा है ये। और अब सर ने इतना खूबसूरत गाया, इतना खूबसूरत। और मिट्टी की खुशबू की जो बात कही, ये हमारी धरोहर है। फोक हमारा धरोहर है, लोक संगीत, लोक कलाएं हमारी धरोहर है। और जितने भी यंग परफॉर्मर्स हैं उनको ये आगे आके इसको बिल्कुल मिटने नहीं देना चाहिए। जो लुप्त हो रही हैं कलाएं, चाहे वो जगहों की फोक की हम बात करते हैं, दूसरी जगहों की बात करते हैं, तो वी शुडंट लेट दीज फोक आर्ट डाई। हम लोगों को एक मिलकर जिस तरह से सर ने कहा कि हमें चाहे हम नौटंकी करें 10-10 महीने हम कंटिन्यूस अगर हम एक फोक आर्ट फॉर्म को लेकर काम करें तो आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ी गाइडेंस है कि इसको हमें मरने नहीं, तो हमें इसको चलने ही देना है। और अब सर हमें अपनी एक कविता सुनाएंगे। जी सर। जी, तो मेरी कविताएं ऐसे बिल्कुल वैसी नहीं होती है आशिकी वाली, तो उसमें भी एक संदेश या एक प्रतिबद्धता नजर आती है। तो कभी कुछ दिन पहले की कविता है जो सुनाना चाहूंगा। मैं लड़ रहा हूँ एक बहुत बड़ा युद्ध अपने आप से। मैं लड़ रहा हूँ एक बहुत बड़ा युद्ध अपने आप से। दूसरों से लड़ने की क्षमता नहीं है मुझे।
मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ अपने आप से लड़ा जाने वाला युद्ध बहुत कठिन होता है। मैं जानता हूँ बहुत खूबसूरत, अपने आप से लड़ा जाने वाला युद्ध बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें दुश्मन सामने से नहीं आते, वार चारों दिशाओं से होता है। इसमें दुश्मन सामने से नहीं आते, वार चारों दिशाओं से होता है। मेरे दुश्मनों के असलहे बहुत मजबूत हैं, किन किन को गिनाऊं। ये दुश्मन है मेरे हालात, मेरी बेरोजगारी, बच्चों की भूख और पत्नी की उत्कंठा, माँ की बीमारी और पिता की खांसी। मैं किसी एक मोर्चे पर सफल होता हूं तो दूसरा भयावह सामने रास्ता रोक लेता है। मैं जख्मी हूं, लहूलुहान होता हूं, पराजित होता हूं, घायल, मजबूर, अपनी जरूरतों के बोझ तले। सोचता हूं क्या ये युद्ध सभी लड़ते हैं? सोचता हूं क्या ये युद्ध सभी लड़ते हैं? इसका कोई अंत कभी होता है क्या? कोई कभी इस युद्ध में विजयी भी होता है क्या? तो ये बहुत खूबसूरत सर, बहुत सो प्रोफाउंड, सो प्रोफाउंड। ये सर, ये युद्ध सभी लड़ते हैं, ये लड़ाई सभी लड़ते हैं, ये सभी लड़ते हैं सर। बहुत खूबसूरत, ये हम ये इस तरह की लड़ाई सभी लड़ते हैं। जी जी, सबके हिस्से की लड़ाई है, सबके हिस्से की लड़ाई सर। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और इतना एनरिचिंग सेशन रहा है सर के साथ, सो इंस्पिरेशनल सेशन रहा है, इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है सर की, और इतनी खूबसूरत जो सर ने गाइड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप टूरू के इस मंच पर आए और आपने इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी हमसे शेयर की। थैंक यू सर, थैंक आपके यू। सवाल ने मुझे बहुत कुछ इधर उधर एक नॉस्टैल्जिक उसमें ले जाके ना सारी चीजें फिर से पुनरावृत्ति हो गई, एक पूरा रिवीजन सा हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका काजल जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। और जितने भी हमारे सब व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। और ये कहना चाहूंगी कि आप जो हमारे शो से जुड़ते हैं, हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, एक एनर्जी तो मिलती है, एक स्ट्रेंथ भी मिलती है कि हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं। तो ये कहना चाहूंगी कि शख्सियत का जो अगला अंक है वो कल शाम को 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ लद्दाख से जुड़ेंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट हैं, वहाँ से पास आउट हैं, जाने माने कलाकार हैं, संगीत नाटक अवॉर्डी रहे हैं, बहुत सारे सम्मान उन्हें मिले हैं, और लेखक हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, रंगकर्मी तो हैं ही। तो मीहुल लोटसल जी कल हमारे साथ जुड़ेंगे लद्दाख से। तो कल शाम को 7 बजे हमारे साथ रहिएगा और हमें प्रोत्साहन दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रूबरू के इस मंच पर हमसे जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि।